रिसर्च और मेथोडोलॉजी के आज हम दूसरे लेक्चर में हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च प्रॉपर देख लिया था, ठीक है। तो अगर वो वीडियो में थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम था तो आज हमने थोड़ा फिक्स कर दिया उसको। तो आज हम जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक एप्लाइड एंड ट्रांसलेशन रिसर्च। तो कल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा उसका रिवीजन करवा देता हूँ। प्राइमरी रिसर्च किसको कहते हैं? जो डेटा रिसर्च डायरेक्टली कलेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम होता है क्योंकि वो डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है और कहीं पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो खुद रिसर्च करके नया डेटा लेता है, ठीक है। तो वो सोर्स उसका क्या होगा? डायरेक्टली सोर्स हो जाएगा। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास। केस स्टडी, सर्वे, इंटरव्यू, ये सब क्या होते हैं? उसके एग्जाम्पल होते हैं। प्राइमरी रिसर्च ओरिजिनल होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है बट उसकी एक्यूरेसी हाई होगी, बट एक्सपेंसिव भी होता है। पता है, कल हमने प्रॉपरली पढ़ा था। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है कि जो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसका यूज करके हम कुछ नया रिसर्च करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा सेकेंडरी रिसर्च। वो डाटा कौन सा पड़ा हुआ होता है? तो कुछ नहीं, बस साइंटिफिक लिटरेचर ने कुछ बोले होंगे, कुछ आर्टिकल हमने देखे होंगे, उस आर्टिकल को देख के हमने कुछ नया पता लगाया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंडरी रिसर्च। जैसे कि रिव्यू ऑफ आर्टिकल, किसी ने आर्टिकल में कुछ दिया होगा, उसको रिव्यू करके हम बताते हैं कि भाई नहीं, इसमें तो ये है, उसके साथ ये कुछ भी हो सकता है, तो हम नया चीज दे रहे हैं ना उसको, तो वो सेकेंडरी रिसर्च में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी रिसर्च क्विक होता है, कॉस्ट भी कम होता है, बट ओरिजिनल होना वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी किसी का थोड़ा इंफॉर्मेशन तो लिया है। मतलब प्रॉपर ओरिजिनल नहीं कह सकते, तो ओरिजिनल डाटा तो नहीं है। अब वो डेटा अगर सही निकला तो हमारा रिसर्च आगे बढ़ने का चांस है, अगर वो डेटा ही फेक हुआ तो हमारा रिसर्च भी फेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक है, वो टॉपिक का जो टाइप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पर्पस के ऊपर। मतलब मैं जो रिसर्च दे रहा हूँ उसका पर्पस क्या है, कि यूटिलिटी क्या है, ठीक है। मान लो कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो सिर्फ एक नई थियरी दे रहा है लोगों को, तो वो एक टाइप बन जाएगा उसका। अगर मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ वो दुनिया को कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेगा, तो वो मैंने क्या किया? एक अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, मतलब अपने पर्पस के हिसाब से मैंने वो रिसर्च किया, ठीक है। मुझे कुछ देना था, उसके हिसाब से मैंने रिसर्च बनाया, ठीक है। तो सबसे उसका टाइप है ना, उसके प्रॉपरली तीन दिए हैं। यूं तो कहे तो बेसिक और अप्लाइड ही है, बट उसका एक और टाइप आता है ट्रांसलेशन रिसर्च, ठीक है। वो क्या है वो बताऊंगा आगे। अभी बस हम फोकस करते हैं बेसिक रिसर्च पे। बेसिक रिसर्च तो बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक नाम सुन के पता चलता है कि बेसिक चीज होगी, कोई हम बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दुनिया को, नहीं, वो रिसर्च है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन। और वो चीज हम प्योर दे रहे हैं, कोई नया सिद्धांत दे रहे हैं, कोई फंडामेंटल थियरी दे रहे हैं, तो वो क्या होगी? प्योर थियरी होगी। तो थियोरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च रिफर्स टू स्टडी दैट एम टू एक्सपांडिंग द बेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जब इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था, ठीक है, मतलब इंडिया के पास रियलिटी में 2% ही यूरेनियम है, ये तो हम सबको पता है। अभी उस यूरेनियम से हम क्या बनाते हैं? परमाणु बम बनाते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आ रही थी यूरेनियम का सोर्स बढ़ाने की, तब डॉक्टर होमी जे बाबा को पता था कि इंडिया को अगर न्यूक्लियर वेपन और मतलब आगे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है, तो वो यूरेनियम से तो नहीं बन सकते। उसको ऐसी चीज चाहिए जो यूरेनियम को सब्स्टिट्यूट कर सके। मतलब यूरेनियम वो, मतलब जो यूरेनियम का वेस्टेज बनता है उसको कन्वर्ट कर सके रियल यूरेनियम में, जो एनर्जी में यूज हो सके। तो इंडिया के पास दुनिया का 20 से 25% थोरियम है। ये थोड़ा मेडिकल फील्ड से बाहर है, बट ये एग्जांपल एकदम प्योर बैठता है इसके ऊपर, इसलिए मैं बताता हूँ। 20 से 25% थोरियम है और वो साउथ की साइड है। तो अभी हाल 2026 में हमने ऐसा मतलब शोध की है कि वो थोरियम से हम अनलिमिटेड न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं, ठीक है। जो यूरेनियम का जो सोर्स था 2%,
उसको हमने सॉर्ट ऑफ कर लिया। तो डॉक्टर होमी जे बाबा ने बहुत, जब न्यूक्लियर वेपन बनाने का टाइम चल रहा था ना, तभी उन्होंने ये बात बोल दी थी कि अगर इंडिया को पावरफुल बनना है तो यूरेनियम के ऊपर नहीं, थोरियम के ऊपर डिपेंड रहना होगा। अभी ये बात बहुत सालों पहले डॉक्टर होमी जे बाबा ने बोली थी और इसके ऊपर रिसर्च करके बोली होगी ना, कुछ सोच समझ के तो बोला होगा ना। तो ये जो बोली थी वो क्या थी, एकदम बेस थी हमारा। आज हमने जो न्यूक्लियर वेपन में लेवल 2 में पहुंचे तो वो हमारा क्या है, प्रोग्रेस है। बट उसका बेस क्या था, वो बात थी थोरियम को कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो वो जो रिसर्च था डॉक्टर होमी जय बाबा का, वो क्या था, थियोरिटिकल रिसर्च था उस टाइम पे। आज भले ही हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाइड कर पा रहे हैं, बट उस टाइम पे वो क्या था, बेसिक रिसर्च था, प्योर रिसर्च था, फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि थोरियम का यूज करो यूरेनियम की जगह पे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्योर रिसर्च क्या होता है, दूसरी लाइन पे देखो, एक्सप्लोरेटरी नेचर होता है। वो एक्सप्लेन देता है, मतलब एक्सप्लोर करवाता है। जैसे ये थोरियम को एक्सप्लोर करवाया यूरेनियम की जगह पे, ठीक है। अभी इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैंने कोई रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं दोस्त को हार्मोन से कोरिलेट करता हूँ, ठीक है। अभी आज मैं ये सिर्फ थियरी दे रहा हूँ, कल सुबह कोई और उसको कन्वर्ट भी करके देखा कि नहीं, आयुर्वेद में जो दोस्त बोले थे वो हार्मोन से थोड़े रिलेटेड तो हो रहे हैं, तो वो उसको अप्लाई करके कुछ चीजों में कुछ मेडिसिन बनाता है। तो वो जो मैंने आज बात बोली है, जो आज रिसर्च किया है, वो तो मेरा क्या हो जाएगा, थियोरिटिकल रिसर्च हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा, प्योर रिसर्च हो जाएगा। जो आने वाली कल पीढ़ी होगी क्या करेगी, उसका अप्लाई करेगी एक्सपेरिमेंट में। तो आज तो वो क्या है, हमारी थियोरी है, सच होगी झूठ होगी वो क्या, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्यूचर में डिपेंड करेगा। तो प्योर रिसर्च इज कंसर्न विद डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रिडिक्शन। तो मैं प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ ना ये चीज, जैसे बाबा ने भी प्रिडिक्ट किया था कि थोरियम ऐसे यूज होगा, बट आज यूज हुआ है तो वो प्रिडिक्शन उसका ट्रू हुआ, ठीक है। वो भी हम आज उसको रिसर्च की भाषा में बोलते हैं हाइपोथेसिस। जो प्रिडिक्शन हम करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको आसान भाषा में ये रिसर्च का टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सब हुआ था, तो अभी साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हुआ था और आगे जाके हमने उसको एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया। तो गोल इज एडेड टू सम नॉलेज टू एग्जिस्ट वन। तो ये रिसर्च का गोल क्या होता है कि थोड़ा नॉलेज आगे बढ़ाना। मैंने जैसे बोला कि यूरेनियम की जगह उन्होंने बोला थोरियम, तो नॉलेज थोड़ा आगे बढ़ा है। उसको यूज करना है ना करना वो आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी ये रिसर्च होता है ना, इसका कोई गोल नहीं होता, ये माइंड में आया, हम कोई थियरी समझ रहे थे, फिर हमें ये कोरिलेट हुई, मेरे को दोस्त और हार्मोन थोड़ा कोरिलेट हुआ, तो मैंने वो बोला। अब वो सच है झूठ है वो आगे जाके पता चलेगा, बट वो माइंड में आया, कोई गोल नहीं होता कि मुझे ये आगे बढ़ाना है, वो माइंड में आया, उस तरफ से रिसर्च हुआ, ठीक है। हाउ व्हाट व्हाई क्वेश्चन एक्सप्लेन ऑकरेंस, ठीक है। कैसे बनता होगा, क्यों बनता होगा, वैसे होता है वो जो हमने बोला था कि आगे बढ़ना है तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थियरी बनती है, ठीक है। एम ऑफ योर रिसर्च इज गैदर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रूव वंस अंडरस्टैंडिंग। मुझे दूसरों को समझाना है ये थियरी, इसलिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे मेरे को दोस्त और हार्मोन किसी को समझाना है तो मैं सारे बेस लूंगा दोस्त के और हार्मोन के बेस लूंगा, उसके प्रिंसिपल दोनों को मैच करूंगा और दूसरों को समझाने में हेल्प करूंगा। तो ये होगा हमारा प्योर रिसर्च, थियोरिटिकल रिसर्च। और ये इंफॉर्मेशन प्रोफरिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, तो आगे जाके वो शायद कुछ मेडिसिन बनाने में यूज हो जाए मेरी इंफॉर्मेशन। आज नहीं पर आगे जाके किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद हो सकती है। जैसे बाबा ने बोला थोरियम यूज करो, तो आज वो इंडिया की प्रॉब्लम सोल्व करने में यूज हुआ। थस इट एडवांस फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। वो थियरी दे रहा है, उसका यूज कैसे करना है, न्यू थियरी आइडिया प्रिंसिपल एज वेल एज न्यू वे ऑफ थिंकिंग दे रहा है, ठीक है। उसका यूज कैसे करना है वो आगे डिपेंड करता है। प्योर रिसर्च इज द सोर्स ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड वे ऑफ थिंकिंग वर्ल्ड। वो हाँ, वो प्रॉपरली न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखा है कि वो क्यूरियोसिटी इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट के ऊपर से ही जन्मा है, वो आगे बढ़ा है। मुझे क्यूरियोसिटी थी दोस्त और हार्मोन के बारे में समझने की, उसको कोरिलेट करने की, इसीलिए तो ये बना है ना प्योर रिसर्च मेरा, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्सप्लोरेटरी होता है नेचर में, ठीक है। वो एक्सप्लेन देता है अप्लाइड रिसर्च से ज्यादा, ठीक है। तो प्योर रिसर्च का एक प्रकार का बिग पिक्चर है, इन द सेंस वो एक बड़ा पिक्चर पर्दा बताता है कि भाई ऐसा ऐसा भविष्य में हो सकता है। अभी होता है नहीं होता है फैक्टर उसके ऊपर आके डिपेंड करता है, ठीक है।
तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है, प्योरली थियोरिटिकल है, वो लॉ और प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समटाइम्स रिसर्च एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च। मैंने ये बोला था कि हमारा जो दूसरा रिसर्च का टाइप है वो क्या है, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च है। बट अप्लाइड और एक्शन रिसर्च किसी ना किसी के थियरी के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला, भाभा ने बोला था कि थोरियम का यूज करो आगे बढ़ना है, तो आज हमने उसी बात को यूज करके थोरियम से हमने अप्लाइड रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और वो हम सक्सेसफुल हुए। तो जो हमारा प्योर और थियोरिटिकल रिसर्च है वो आके जाके हमें काम आया ना अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। तो ऐसे अप्लाइड रिसर्च आगे बढ़ता है, किसके ऊपर बढ़ता है, प्योर रिसर्च के ऊपर भी बढ़ सकता है। तो ये लास्ट वाली लाइन है ना, समटाइम्स प्योर रिसर्च कैन एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च, कई बार वो बेस बना देता है। जैसे भाभा ने बनाया बेस थोरियम वाला प्योर रिसर्च का, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में। तो उसके एग्जाम्पल दूसरे देखते हैं। अगर मैं प्रकृति और जीनोम का क्लासिफिकेशन देखता हूँ, मतलब कोरिलेशन देखता हूँ उसको, तो वो थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, तो वो रिसर्च क्या होगा, प्योर रिसर्च होगा। आगे सच होना झूठ होना उसका यूज करके हम कैसे दवाई बनाते हैं वो क्या होगा हमारा, उसके यूज से अप्लाइड रिसर्च होगा। पंच महाभूत और बॉडी का कंपोजिशन कोरिलेट करता हूँ, अग्नि और मेटाबॉलिज्म का रिलेशनशिप कोरिलेट करता हूँ, तो वो सब क्या होगा हमारा प्योर रिसर्च होगा, ठीक है। अभी हम दूसरे टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अभी डॉक्टर होमीजी बाबा ने पहले बोला था कि थोरियम का यूज करो, तब कुछ साइंटिफिकली डेवलप नहीं था, बट साइंटिस्ट ने उसको बेस मान के आगे बढ़े और फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए और रियली में हमें सक्सेस मिल गई। तो वो हमारा रिसर्च क्या हुआ, अप्लाइड रिसर्च हो गया। आज पहले क्या था, थियरी थी, आज अप्लाई हो गई, मतलब आज हमने एक्शन में ले, इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है, तो किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाया जाता है। देखो भाभा ने जो थियरी दी थी वो तब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जरूर दी थी, पर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाई थी। बट वो थियरी का यूज करके हमने जो आज एक्सपेरिमेंट किया, वो जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, यूरेनियम की शॉर्टेज को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैं भी आज दोस्त और रोरमन का कुछ नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो वो लोगों को आगे प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। जो होमी भाभा ने बोला था कि थोरियम का यूज करो, तो उसको डिस्क्राइब करके आपने जो अप्लाइड किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। वो कंसर्न करता है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, हाँ वो डेवलप करवाएगा, एक्सपेरिमेंट करवाएगा। तो अप्लाइड रिसर्च का कुछ गोल तो होगा ना, गोल क्या था, किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करना। जैसे भाभा ने प्रॉब्लम को सोल्व किया यूरेनियम की थोरियम का यूज करके, अप्लाइड करके आज साइंटिस्टों ने, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सोल्व की। अप्लाइड रिसर्च ऑफ्टन बेस्ड ऑन बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। मैंने बोला था कि कभी कभी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स आज हम बोल के जाते हैं, कल सुबह अगर वो ट्रू हो गए तो वो किसके ऊपर बेस करेगा, हमारे बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च के ऊपर प्रूव करेगा, ठीक है। अब since it is involved in solving problem it often includes empirical method। empirical का मेथड क्या है, मतलब उसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट और लैब में ट्राई करना। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, लैब में ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड एज एन वेराइटी फील्ड। जैसे मेडिसिन टेक्नोलॉजी में आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जेनेटिक्स, कैंसर, चिल्ड्रन बिहेवियर, कई सारी जगह पे एग्जाम्पल है अप्लाइड रिसर्च की, तो आजकल तो ठीक है। तो अब इसका गोल तो पता ही है कि प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो हमें कोई ना कोई गोल तो होता ही है। जैसे साइंटिस्ट भी लेके बैठे थे भाभा का जो थोरियम वाला कॉन्सेप्ट, उसको प्रूव करने में, तो हमारा को स्पेसिफिक कोई गोल था, ठीक है। तो स्टडीज है ऑलवेज स्पेसिफिक गोल अप्लाइड रिसर्च में। तो प्योर रिसर्च है ना, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट अप्लाइड रिसर्च प्रेजेंट की सोचता है कि नहीं अभी थोरियम की शॉर्टेज नहीं है, तो यूरेनियम की शॉर्टेज है, थोरियम का यूज करो, थोरियम का यूज करो। तो वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो अभी प्रेजेंट के बारे में सोचता है कि अभी की प्रॉब्लम सोल्व करो, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च प्रेजेंट यूज में यूज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई हंट जैसे महान आदमी थे, उसने बोला है कि अप्लाइड रिसर्च इज इन्वेस्टिगेशन फॉर मेनी यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिलीव करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखो कोई फॉर्मुलेशन बना नामलपित की, तो वो कुछ नया हुआ ना, अप्लाइड हुआ ना आजकल प्रॉब्लम को, चंद्र प्रभा को यूटीआई के यूज करना, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही हुआ।
तो ये सारे स्वस्थ रूप में प्रिवेंशन मेडिसिन का मॉडल यूज करना। तो अल्कोहल कंज्यूशन ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट कैसे करता है इसको स्टडी करना, वो अप्लाइड रिसर्च हुआ। जेंडर स्टीरियोटाइप डिप्रेशन को कैसे लीड कर सकता है, कॉजेटिव फैक्टर कैंसर के कौन कौन से हो सकते हैं वो आज हम सर्च करते हैं, तो वो लैब में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमारा स्पेसिफिक गोल क्या है, कैंसर का पॉजिटिव फैक्टर देखना। अभी प्रेजेंट में ही देख रहे, फ्यूचर की नहीं सोच रहे कि अभी क्या गोल, अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूचर की प्रॉब्लम की नहीं देख रहे। और हम वो डिस्क्रिप्टिव नेचर पे देख रहे। तो ये सारे जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किसके क्वालिटी से मैच कर रहे हैं, एप्लाइड रिसर्च के क्वालिटी से मैच कर रहे हैं। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट मीट के साथ हेल्थियर है नहीं है, वन विथ मीट कि वो कौन सा हेल्थियर है, वो सब रिसर्च करना। वो क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, तो अभी हमने प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च कोरिलेशन में देख लिया। अभी मान लो हम लोग मेडिकल फील्ड से है, ठीक है, तो आगे जाके कोई मेडिसिन बनाएगा, कोई नई फॉर्मुलेशन बनाएगा। ठीक है, मतलब देखो हमारे आयुर्वेद के अंदर चरक ने कई सारी चीजें बोली होगी, कई सारी द्रव्य बोलेंगे, बट आज हम उसके वेरियस मेथड बनाए। जैसे ली 52 बनाया है, आयुष मंत्रालय में है ली 52, वो भी तो हमने कई सारी ड्रग्स के ऊपर ही बनाया है ना। तो क्या होता है कि चरक बोल के गए कि ये ड्रग ऐसे ऐसे वीर्य वाली है, ये गुण वाली है। तो अभी हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे ये पेशेंट आता है, उसके ऊपर ये डिजीज है, तो ये गुण की औषधि ये काम कर सकती है, उसके ऊपर हम दवा बनाते हैं। तो जो मेडिसिन हम बनाते हैं ना, वो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अगर हम प्रॉपरली, अगर ग्लोबल में वो मेडिसिन के तौर पे बाहर देनी है तो। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस के ऊपर निकलना पड़ता है, उसके लिए हमें उसको रिसर्च करना पड़ता है, प्रूव देना पड़ता है इस दुनिया को कि नहीं मेरी ड्रग सेफ है, मेडिसिन एकदम सेफ है और ये काम करती है। तो वो क्या हुआ, चरक ने बोला था ये ड्रग क्वालिटी ऐसी ऐसी है, उसने ये नहीं बोला था कि तुम इसके ऊपर यूज कर सकते हो। वो आज हमने सोचा, तो वो हमारा बेसिक साइंस को हमने एक्सपेरिमेंट में लिया। तो एक चीज को हमने दूसरी चीज में क्या किया, ट्रांसलेशन किया। तो ये रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन रिसर्च बोलेंगे। जो मेडिसिन बनाएंगे उसके ऊपर रिसर्च देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन रिसर्च हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन रिसर्च, ट्रांसलेशन मेडिसिन भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन साइंस भी बोल सकते हैं, नाम वैसा ही है, ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेट करता है थियरी को प्रैक्टिकल वे में। तो बेंच टू बेड साइड, दूसरी चीज लिखी है, बेंच टू बेड साइड। बेंच का मतलब क्या है, आज हमारे पास कोई वे है, जो मेडिसिन की क्वालिटी वो पेपर में है, कल हम उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनको पेशेंट के ऊपर देंगे, बेड साइड में देंगे। मतलब यहां से यहां तक ये चीज को लेना, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन रिसर्च, बेंच टू बेड साइड। तो कभी कभी एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बेंच टू बेड साइड ये किस रिसर्च के लिए लागू पड़ता है, तो ट्रांसलेशन रिसर्च के लिए लागू पड़ता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग बेसिक साइंटिफिक रिसर्च इनटू क्लिनिकल रिसर्च इन ऑर्डर टू अनकवर न्यू मेडिसिन, मेडिकल प्रोसीजर्स, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। तो ट्रांसलेशन रिसर्च क्या ट्रांसलेट करता है, साइंटिफिक थियरी को क्लिनिकल रिसर्च में यूज करता है। ठीक है, मेडिसिन में, प्रोसीजर में, डायग्नोसिस में। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन रिसर्च बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्लिनिकल रिसर्च तक बढ़ सकता है। तो दूसरी लाइन यही है, ट्रांसलेशन रिसर्च सर्व एज ए लिंक बिटवीन द बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग ए नोवेल ट्रीटमेंट टू एंड द नॉलेज दैट रियली हेल्प पेशेंट और पॉपुलेशन को हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी इतना पता चल गया। अभी आगे की लाइन क्या बताती है कि ट्रांसलेशन रिसर्च है वो डिस्कवरी के थ्रू जाता है, साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रीटमेंट को, जो ह्यूमन को डिजीज है उसको क्योर करने में, मेडिसिन बनाने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च क्या होगा, बेसिक साइंस होगा। इसका बेस तो हमने ये थियरी ली थी कि मैंने ये चरक के या फिर कोई हमारे आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें देखा कि मेडिसिन की क्वालिटी, ये ड्रग की क्वालिटी ये थी, इसको मैं इस डिजीज पे यूज करता हूँ और एक नई मेडिसिन बनाता हूँ। तो वो हमारा कहीं से तो हमने देखा ना, तो बेसिक स्टेज होगा हमारा साइंस का, रिसर्च का, वो हमारे सही था। ठीक है, उसको हमने एडवांस में लेके गए, नो रिगार्ड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर नहीं डिपेंड होता, ऐसे ब्रिज के ऊपर जाता है। तो ठीक है, तो ट्रांसलेशन रिसर्च एक प्रकार का ब्रिज बनाता है बेसिक एंड क्लिनिकल डिस्कवरी के ऊपर। ठीक है, बेसिक से हम क्या जा रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर जा रहे हैं, पेशेंट को देने में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोऑपरेशन करेगा किसके बीच में, क्लिनिकल और लेबोरेटरी रिसर्चर के ऊपर। तो जो लेबोरेटरी रिसर्चर हो गए, वहां से हम कोई चीज मेडिसिन बनाएंगे और वो हम बाहर ग्लोबल पॉपुलेशन में पहुंचाएंगे। तो उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो पब्लिक प्रेफरेंस के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, हेल्थ इनोवेशन के ऊपर ध्यान देगा ट्रांसलेशन रिसर्च। तो बेस्ट हेल्थ एंड मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर इंकरेज करेगा। ट्रांसलेशन रिसर्च क्या करेगा, कोई नई मेडिसिन का इन्वेंशन करने में मदद करेगा जो ह्यूमन हेल्थ में हेल्प करेगी। अकॉर्डिंग टू द मेन स्टेज, ट्रांसलेशन रिसर्च क्या करेगा, टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, टेस्ट और वेरियस क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट को टाइम कंज्यूमिंग के नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग एंड कॉन्सेप्चुअल इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देगा। कोई भी मेडिसिन हम बनाते हैं ना, इन शॉर्ट में, तो हमें ट्रांसलेशन रिसर्च के ऊपर प्रोवाइड करके उसके जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करके हमें वो मेडिसिन प्रूव करनी होती है। वो क्या क्राइटेरिया है वो भी हम बताऊंगा आपको, बट इतना याद रखो कि वो डायरेक्ट हम नहीं दे सकते कोई मेडिसिन। अगर हम बनानी है तो उसके ऊपर टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर वो अप्रूवल के ऊपर जाता है। और जैसे ही वो कोई हार्मफुल नहीं होता, उसकी इफेक्ट नहीं, वो सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं कि मेडिसिन प्रॉपर अच्छी है या नहीं है, देने के लिए रेडी है या नहीं है, फिर हम उसको मेडिसिन के तौर पे पेटेंट मिलता है। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, ट्रांसलेशन रिसर्च के ऊपर आता है। तो ट्रांसलेशन रिसर्च एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको है ना 4 फेज में डिवाइड किया है, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, T0 फेज, T1 फेज, ट्रांसलेशन सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। अभी आप इस चीज को समझना है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मुझे कोई मेडिसिन बनानी है, तो वो मेडिसिन मैं बनाऊंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। तो 0 से 3 तक जो मेडिसिन के ऊपर मैं क्राइटेरिया करूंगा, वो अभी क्या चीज होगी, वो हमारा स्टडी से लेके मैं पेशेंट को ट्राई करने तक देता हूं ना, उतने तक जो फेज में हम कवर करेंगे ना, वो क्या होगा, ट्रांसलेशन फेज 0 से 3 तक का फेज होगा। मतलब अभी मैंने मेडिसिन बनाने का सोचा है, अभी मैं T0 फेज पे हूं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमल स्टडी करनी पड़ेगी, चूहों के ऊपर ट्राई करना पड़ सकता है मेडिसिन को, कि क्या ये इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करता है, इवन ये क्या करता है या नहीं करता है, मैंने जो बोला है उसके ऊपर। तो वो कहां से पता चलेगा, पहले तो मैं एनिमल पे ट्राई करूंगा, तो वो हमारा होगा लेबोरेटरी में ट्राई करूंगा। ठीक है, तो जो T0 फेज है वो बहुत जरूरी है सेफ्टी का देखने के लिए। ठीक है, तो वो काम करता है या नहीं करता, पहले तो सही है नहीं हम सही जा रहे हैं, वो T0 फेज से तो निकलना ही पड़ेगा। तो T0 फेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, टारगेट काम करता है कि नहीं करता, मॉलिक्यूल ठीक से काम कर रहे हैं हमारे दवा के, तो वो T0 फेज में देखे जाते हैं। किसके ऊपर देखे जाते हैं, एनिमल के ऊपर देखे जाते हैं। अभी हम किसी पेशेंट को नहीं दे रहे, या फिर किसी हेल्थ वॉलेंटियर को नहीं दे रहे मेडिसिन, अभी सिर्फ हम एनिमल में ट्राई कर रहे हैं। अभी T1 फेज में आ गए ट्रांसलेशन रिसर्च के, अभी हम T1 फेज में, अभी मैं मेडिसिन को डेवलप कर रहा हूँ, लैब में मेरा सक्सेसफुल हो गया, मैंने बताया कि भाई लैब में काम कर रही है। अभी जो चीज एनिमल पे काम करे वो ह्यूमन पे काम करे या ना करे, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाई तुम्हारी मेडिसिन काम करे या ना करे, बट एक्चुअली में वो सेफ हो, वो सबसे पहले जरूरी होती है। तो जो T1 फेज होता है ना, उसका मेन फोकस क्या होता है पता है, कि ड्रग हमारी सेफ होनी चाहिए पहली तो, कोई भी ले। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट में कौन से फेज में देखा जाता है, T1 फेज में। ये सारी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो MCQ के तौर पे आ सकती है। ठीक है, कि अगर, तो वो हेल्थ वॉलेंटियर को दिया जाता है। देखो फार्माकोलॉजिक, अभी अभी हम उसमें क्या पता लगाएंगे, अभी हम उसमें पता लगाएंगे कि ह्यूमन के ऊपर मैं मेडिसिन दे रहा हूं, तो वो फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब ड्रग ब्लड में पहुंच रही है, पहुंचने के बाद वो काम कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स दो द्रव्य गुण में आते हैं। ठीक है,
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन में आते हैं, तो वहां पे भी अभी यहाँ पे हम इंसानों के ऊपर देखेंगे, ह्यूमन स्टडी करेंगे कि भाई ड्रग तो हमारी सेफ है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? T1 फेज के क्लिनिकल ट्रायल में पता चलेगा। अब वो कैसे करेंगे? तो मैं 30 से 50 वॉलेंटियर लूंगा जो भी खुद इच्छुक है। यहाँ पे लिखा है स्मॉल कोहोर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 से 50। कोहोर्ट क्या है वो मैं आगे स्टडीज में बता दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि 30 से 50 मैंने हेल्थ वॉलेंटियर देखे ह्यूमन में अंदर, कि वो बोलते हैं कि नहीं आप मुझे ट्राई करो, ये मेडिसिन क्या काम करती है तो पता है, अच्छा होगा ना, मैं कैंसर की दवा ढूंढ रहा हूँ। 50 से 30 से 50 कैंसर के वॉलेंटियर मिल गए कि ट्राई तो करो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, तो आप ट्राई करो आपकी मेडिसिन, क्या पता मुझे रिजल्ट मिल जाए या फिर मेरे सिम्टम्स में थोड़ा अच्छा सुधार हो जाए। तो वो जो मैं 30 से 50 लोगों पे ट्राई कर रहा हूँ ना, सबसे पहले डायरेक्ट मेरे को 100 में पेशेंट में ट्राई नहीं करना। T1 फेज में कितने पेशेंट पे ट्राई करना होता है? मिनिमम 30 से 50 पे ट्राई करना होता है। तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि 30 से 50 जितने वॉलंटियर किस में ट्राई करने होते हैं? T1 फेज में। और T1 फेज में हमारा गोल क्या होता है कि एटलीस्ट हमारी मेडिसिन सेफ है सभी इंसानों के लिए, ठीक है। और उसका फार्मेकोकाइनेटिक फार्मेकोडायनेमिक्स देखा जाता है कि काम कर रही है इंसानों पे, सिर्फ एनिमल पे काम कर रही है, जो आपने T0 में दिया था। चलो अभी मैंने वो सबमिट किया मेडिसिन T1 फेज में और वो काम कर गई 30 से 50 लोगों में। अभी ये जरूरी नहीं कि वो 50 लोगों में काम कर रही है तो आगे के 100 लोगों में भी काम कर रहे, क्योंकि देखो इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको। कोरोना की वैक्सीन आई थी, शुरू शुरू में जो 2 डोज थे वो सबको एकदम अच्छे से काम कर रहे थे, बट जिन लोगों को स्टार्टिंग में ट्रायल ही चल रहा था ना, वो किसको पता था कि वो प्रूव्ड हो चुकी है, अभी जरूरी थी इसीलिए देने पड़ रहे थे। तो हेल्थ वॉलेंटियर के हिसाब से भी दे रहे थे ना 30 से 50, ठीक है। बाद में क्या होता है, जैसे ही हम फेज में आगे बढ़ते हैं ना, तो मेडिसिन जितनी काम करती है ना हमारी, मान लो कि 30 से 50 में सब में काम नहीं की, बट वो 70% लोगों में हमारी मेडिसिन प्रॉपरली इफेक्ट की थी। जैसे ही हम T2 फेज में जाएंगे ना, तो वो इफेक्टनेस बढ़ेगी नहीं, कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 से 50 लोगों में इफेक्टिवनेस आने के चांसेस ज्यादा थे इन कंपेयर टू 100 पेशेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि किसी को अगर मान लो वो साइड इफेक्ट देती है, तो वो हमारी मेडिसिन की इफेक्ट को कम करेगा। जैसे कोरोना की वैक्सीन भी दूसरे लोगों को साइड इफेक्ट दे रही थी, कुछ लोगों को एलर्जी हो रही थी कि स्किन इन्फेक्शन हो रहा था, तो कुछ लोगों को मतलब स्किन के डिजीज ज्यादा ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। तो वो उनको इफेक्टिवनेस से एडवांटेज की जगह पे डिसएडवांटेज मिल रहे थे आगे जाके। तो ग्लोबल पॉपुलेशन में जब हम मेडिसिन बाहर निकालते हैं ना, तो जैसे जैसे हम ग्लोबल फेज में जाते हैं ना, वो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको एंटीबायोटिक्स का। स्टार्टिंग में क्या था कि जिसने भी एंटीबायोटिक बनाई थी वो बहुत काम कर रही थी T1 फेज में, T2 फेज में, बट जैसे ही वो चौथे फेज में पहुंची, ग्लोबली हमने सब कुछ दे दी, तो बैक्टीरिया समझ गए और बैक्टीरिया ने क्या किया, इसका एंटीबॉडी बनाना चालू किया। तो जैसे जैसे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता गया, बैक्टीरिया भी उसके ऊपर से एंटीबॉडी के ऊपर से क्या होने लगे, रेसिस्ट होने लगे, वो काम करना बंद करने लगे उस दवा के ऊपर, तो उसकी इफेक्टिवनेस घटने लगी, कम होने लगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि T1 फेज से हम चौथे फेज में जाएंगे, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे जो वॉलेंटियर्स होंगे वो सब्जेक्ट हमारे बढ़ते जाएंगे। अभी देखो छोटे घर में रह रहे हैं 3 लोगों में तो झगड़ा कम होता है, अगर 10 लोगों के घर में रह रहे हैं तो झगड़ा ज्यादा होता है। तो इफेक्टिवनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे 30 से 50 लोग थे T1 फेज में, T4 फेज में बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती जाएगी दवा की, तो वो भी हमें प्रूव करनी है आगे जाके। तो T1 फेज मैंने कंप्लीट कर लिया, मान लो अब T2 फेज में चलता हूँ। अभी मैं सरकार को देता हूँ कि रिसर्च मैंने T1 फेज कंप्लीट कर लिया, तो रिसर्च सरकार क्या कहती पता है कि भाई अभी तुम थोड़ा ना हेल्थ वॉलेंटियर से ज्यादा काम करो, क्लिनिक में ट्रायल करो, तुम्हारी हॉस्पिटल है ना उसमें पेशेंट को देना ट्राई करो। तो मैं क्या करता हूँ, तो आगे के मेरे 2 फेज हो गए, दूसरा फेज और तीसरा फेज, वो मैं क्या करूंगा, हॉस्पिटल में पेशेंट को दूंगा अब मैं पर्टिकुलरली।
तो ज्यादा पेशेंट को दूंगा, 500 से 1000 पीपल बढ़ जाएगी। अभी मैं दूसरे लोगों को भी देता रहूंगा। तो T2 पेज में क्या लिखा है कि ट्रांसलेशन टू पेशेंट, अभी हम क्या दे रहे हैं, पेशेंट को देने लगे हैं। दूसरे पेज में पेशेंट को देने लगे हैं, 0 पेज में एनिमल को दे रहे थे, फर्स्ट पेज में हम वॉलेंटियर वुमन को दे रहे थे, अभी दूसरे पेज में हम पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि तो T2 फेज क्या करता है, एक्सपेरिमेंट प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी और अभी प्रोड्यूस करने का कैसे मतलब इफेक्ट दे रही है नहीं दे रही है ह्यूमन के अंदर, तो वो हम एक मतलब हमारे सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, पेशेंट बढ़ा रहे हैं कि काम करती जाती है। फिर आगे जाके हमें पता चलेगा कि हमारा रिसर्च काम कर रहा है। भाई मेरी मेडिसिन सिर्फ 50 पीपल के ऊपर नहीं, 500 से 1000 लोगों पे भी काम कर रही है। दूसरे पेज में अगर ये चीज प्रूव करनी हो तो यहाँ पे लिखा है ऑल्सो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज रेंडमाइज, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब रेंडमाइज का मतलब क्या है कि मैं ये नहीं देख रहा कि ये मेडिसिन मुझे इस पेशेंट को ही देनी, इसको ही देनी है, मैं सबको दे रहा हूँ और ये प्रूव करती है कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर रही है, उल्टा में ये काम कर रही है। भले ही वो डिजीज के ऊपर नहीं था, फिर भी इसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट कर रही है और इसको हेल्पफुल कर रही है। मैं ना ही पेशेंट को बता रहा हूँ और ना ही मुझे पता चलता है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है पता है कि पेशेंट को भी पता नहीं होता और मुझे भी पता नहीं होता, मैं बस दे देता हूँ, सबको बांटने को दे देता हूँ, दूसरे हॉस्पिटल्स को दे देता हूँ कि भाई तुम ट्राई करो, फिर मुझे बताओ कि काम कर रही है नहीं कर रही है। इससे क्या होता है कि हमारी मेडिसिन काम करती है नहीं करती वो प्रॉपरली पता चलता है। ठीक है, रैंडम कंट्रोल स्टडी और डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको मैं प्रॉपरली आपको समझा रहा हूँ। अभी T2 फेज में जब पेशेंट को देते हैं ना, तो अभी क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बायस रखते हैं कि ये मेडिसिन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका अच्छा रिव्यू देना, ठीक है, मेरे रिसर्च के लिए काम आएगा। तो वो क्या होगा, हमारा बायस हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि हमारा रिसर्च अच्छा और सही मिले। अगर गलत है तो हम उसके मान लो T2 फेज में मैंने मेडिसिन बनाई और वो ह्यूमन पे ऊपर काम नहीं कर रही, 500 के 1000 ऊपर पे ट्राई किया, वो दवा काम नहीं कर रही, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 में जाना पड़ेगा, फिर से मुझे ट्राई करना पड़ेगा एनिमल के ऊपर। ये क्या मैं गलती कर रहा हूँ? अगर मैंने अपने पेशेंट को ही बायस रखा तो वो अच्छा ही रिजल्ट बोलेंगे, भले ही काम नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, दुनिया को मिसलीड होगा। रिसर्च हमारा सिर्फ पेपर के ऊपर सही बताएगा, दुनिया के ऊपर ये मेडिसिन काम करेगी नहीं करेगी वो सिर्फ फेक बनेगी। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो हमारी मेडिसिन थी वो फेक बताएगी आगे जाके रिसर्च में। ठीक है, तो ये फेज क्या करता है, थेरेप्यूटिकली पोटेंशियल देखता है हमारा ड्रग का कि भाई अभी 500 से 1000 के ऊपर आ गए, हम काम कर रही है हमारी मेडिसिन। अभी तीसरा फेज में जैसे ही हम जाएंगे, अभी मेरे मेडिसिन काम कर रही है, मैं बना रहा हूँ, अभी मैंने बाहर किसी को नहीं बताया है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में ही दे रहा हूँ, बराबर है। वो भी सबका हम क्या करते हैं कि अनुमति लेके करते हैं ये सब कुछ। तो हमें क्या होता है कि कोई केस बेस के चक्कर में ना फंस जाए कि ये उस इंसान ने मेडिसिन दी थी उसके कारण ये सब कुछ होता है, तो हम कंसेंट लेके करते हैं। ठीक है, अभी इन सब का 500 से 1000 के ऊपर मैंने ट्रायल किया और प्रॉपरली मेरे को मेडिसिन काम करके हुए वर्क कर गई। तो अभी जो तीसरा फेज आएगा ना, वो मैं क्या करूंगा पता है, अब मेडिसिन लेके जाऊंगा FDA के डिपार्टमेंट में। ठीक है, जो हमारी मेडिसिन का रेगुलेशन, जैसे भारत में होता है ना कि FDA का रेगुलर फूड कंज्यूमिंग एक्ट होते हैं, मेडिसिन के कुछ रूल्स होते हैं कि आपको मेडिसिन यहाँ तक फेज 2 तक आप मैंने सक्सेसफुली ट्रायल मेरा कंप्लीट हो गया, अब आप मुझे अप्रूव कर दीजिए। तो फेज 3 क्या होता है पता है कि अभी आप प्रैक्टिस में यूज करने को दे सकते हो। तो मेडिसिन को प्रैक्टिस में यूज करने का परमिशन कौन देता है, इंडिया में FDA देता है। जैसे ही मैं फेज 3 में पेशेंट को देने का ट्राई करूंगा ना, फेज 3 मेरा कंप्लीट होगा या फिर फेज 3 के में अगर उसके ऊपर पहुंच गया तो मुझे FDA परमिशन दे देगी मेडिसिन ट्राई करने की। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, वो जो स्क्वायर वाली चीज के अंदर जो लिखा है वो बहुत IMP चीज है, इसलिए मैंने वो उसके ऊपर स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर वाली चीजों को आप ज्यादा हाईलाइट कीजिए, नीचे जो दिया है वो येलो लाइन से, वो सब चीजें क्या है कि वो थियोरिटिकल चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने दिया है। तो फेज 3 क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करेगा। अभी मैं क्या करूंगा,
दूसरे हॉस्पिटल में जाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरी मेडिसिन अभी गवर्नमेंट में अप्रूव हो चुकी है, आप इसको ट्राई कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए। ऐसे ऐसे सब हॉस्पिटल में जाऊंगा, सबको बोलूंगा कि भाई ये काम कीजिए आप, ये एफडीए ने अप्रूव कर दिया है, काम करती है। बट क्या करेगा, जो फेज 2 में काम कर रही थी ना, 100 से 1000 500 से 1000 के पेशेंट के ऊपर, इतनी काम नहीं करेगी क्योंकि अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। मैंने बोला ना 3 घर में इतने झगड़े नहीं होंगे जितने 10 घर में झगड़े हो गए, 10 लोगों के घर में झगड़े हो गए, ठीक है। उस हिसाब से काम करती है मेडिसिन। अब मुझे लाइसेंस मिल चुका है मेरी मेडिसिन का। मैंने अभी ये क्या होता है ना, ये एक दिन में नहीं होता, ये ना कि एक महीने में होता है, ये मेडिसिन सालों लगते हैं ये फेज को कंप्लीट करने में। तीसरा फेज जैसे ही हम मिलता है ना, मतलब आप खुद अपनी मेडिसिन का पेटेंट बना लिया है, अब आप खुद उस मेडिसिन को बेच के पैसा कमा सकते, कोई इसका यूज नहीं कर सकता। लाइसेंस मिल चुका है आपको फेज 3 के अंदर। तो अगर अगर आप इन फ्यूचर मेडिसिन बनाना चाहते हो तो ट्रांसलेशन रिसर्च करना तो बहुत जरूरी है। तो ट्रांसलेशन रिसर्च क्या करता है, आपने बुक में देखा कि ये सब मेडिसिन ऐसे काम कर रही थी, इसकी क्वालिटी ये है, बट अभी मॉडर्न पे जो डिजीज है उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया ना, तो उसके ऊपर होता है ट्रांसलेशन रिसर्च। अभी लास्ट फेज आता है, चौथा फेज ट्रांसलेशन रिसर्च का। अभी मेरी मेडिसिन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, अब मैं पूरी दुनिया में इसका डंडोरा पीटूंगा कि भाई देखो मेरी मेडिसिन इसके ऊपर काम कर रही है। मान लो मैंने कैंसर के ऊपर मेडिसिन बनाई, काम कर रही है भाई, थोड़ा तो काम कर रही है इन कम्पेयर टू आजकल मार्केट में जो मेडिसिन है उससे ज्यादा काम कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट की जो एफडी है उसके ने पहले से ही मेरे फेज 3 में अप्रूव दे दिया, मुझे लाइसेंस मिल चुका है। अब आप ग्लोबली बेचो, सब जगह पे बेचो। तो वो क्या करेगा, पूरी कम्युनिटी में देगा, पोस्ट मार्केटिंग होगा। अभी मार्केटिंग क्या करेगा, प्रॉपर मार्केटिंग होगा, पोस्ट मार्केटिंग होगा, प्रॉपर पॉपुलेशन लेवल में जाएगा, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, ग्लोबल में मिलेगा पॉपुलेशन में। तो चौथा फेज जैसे ही आप पहुंचोगे, वो क्या करेगा, पूरी ग्लोबल को फायदा देगा। दे विल ऑल्सो अंडरटेक मल्टी सेंटर स्टडी और मेजर ग्लोबल साइड इफेक्ट। अभी ग्लोबल में हमारी मेडिसिन कितना काम करती है ना, अब वहां पे पता चलेगा हमें कि हमारी एफिकेसी कितनी है। जैसे मान लो बेचारा जिसने भी एंटीबॉडी बनाने की, ड्रग बनाने की ट्राई की होगी, वो बेचारा ग्लोबल तक पहुंचा और सारे बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, उसके ऊपर रेसिस्ट कर लिया। अब वो ग्लोबल तक उसका रिसर्च पहुंचा ना, उससे उससे वो मेडिसिन अब काम करनी बंद हो गई, तो एंटीबायोटिक काम करनी उस पेशेंट के लिए बंद हो गई। तो वो क्या करेगा, उसकी ड्रग की एफिकेसी को कम करेगा। इसीलिए आगे का जो चौथा फेज है ना, वो बहुत डेंजर होता है। ग्लोबल में वो कैसी काम करती है और ग्लोबल तक हमारी मेडिसिन प्रॉपर काम करने तक बची है, या फिर कोई और भी इंसान आता है बीच में और बोलता है कि इसके मेडिसिन से ज्यादा मेडिसिन हमारी काम कर रही है, तो हमारा रिसर्च तो इतने सालों की मेहनत पानी में चली जाती है। तो ये मेडिसिन बनाना इतना आसान चीज नहीं है, इतने सारे क्राइटेरिया से आगे जाना पड़ता है, इतना रिसर्च के ऊपर हमें डेवलप करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। और चौथे फेज तक पहुंचते हैं तब तक तो कई सारी चीजों पे ऊपर हमें देखना पड़ता है। तो ये सब क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। जो मतलब जीरो से मैं पहले में गया तो मैंने क्राइटेरिया कंप्लीट किया, क्राइटेरिया क्या है, हमारे गड्ढे है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए तो फिर से हमें जीरो में जाना पड़ेगा। तीसरे में पहुंचा, एफडीए ने अप्रूव नहीं किया, बोले कि तुम्हारी मेडिसिन तो एकदम घंटा काम कर रही है, बोलेंगे जाओ तुम फिर से जाओ जीरो पे जाओ, एनिमल पे फिर से स्टडी करो, वो गड्ढा फिर से हम पार नहीं कर पाए, जीरो पे जाना पड़ेगा फिर से मेडिसिन को बनाने के लिए। फिर से जीरो से फेज 1 में पहुंचूंगा, फिर 30 से 50 पे काम करवाऊंगा, 500 से 1000 पे काम करवाऊंगा, फिर से चौथे फेज में पहुंचा तो साले बैक्टीरिया ने एंटीबॉडी रेजिस्ट कर दिया, हमारा ये सालों सालों महीने चलती रहती है। तो ट्रांसलेशन रिसर्च को एक दूसरा सिनोनिम दिया गया है, वैली ऑफ डेथ। वैली का मतलब क्या होता है, गड्ढे, वैली जो होती है ना वैलीज, और डेथ मतलब खुद पता है तुम्हें कि मेडिसिन कल सुबह काम नहीं कर सकती, पता चलता है साला कि चौथे फेज में पहुंचते पहुंचते हमारी मेडिसिन काम करना बंद कर गई, इतने सालों की मेहनत पार में गई। ये यही हुआ ना। तो वैल्यू ऑफ डेथ क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है कि वैल्यू ऑफ डेथ और कुछ नहीं, ट्रांसलेशन रिसर्च का दूसरा नाम है। एक गैप होता है, 0 से 1 के बीच में गैप होता है, और गैप क्या बताता है कि क्राइटेरिया कंप्लीट करो तो ही मैं आपको 1 फेज में जाने दूंगा। देखो यहाँ पे ये फोटो है ना, उसके ऊपर दिखा है बायोमेडिकल रिसर्च है, वहां से क्लिनिक में पहुंचना है तो आप इस सब ट्यूल का यूज करो,
अगर नहीं कर पा रहे हो, आपकी मेडिसिन काम नहीं कर पा रही है 0 से 1 फेज में पहुंचने तक, फिर से 0 में जाओ। अभी दूसरे फेज में हो, अगर वहां पे काम नहीं कर पा रही मेरी मेडिसिन, फिर से फर्स्ट स्टेज पे जाओ। तो ये क्या करवाता है, गड्ढे होते हैं, ठीक है। कोई बेचारा तीसरे फेज पे पहुंचा होता है, एफडी अप्रूव नहीं करता, वो गड्ढा पार नहीं कर पाया, वो वैली ऑफ डेथ पार नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, फिर से 0 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे यह फोटो के अंदर दिखा रहा है ट्रांसलेशनल टूल्स। और टूल्स कौन से है इसमें, ये जो सबसे पहला वाला है वो ट्रेडिशनल टूल्स थे, पहले यूज होते थे, बायोमार्कर यूज होते थे, लैब में हम प्रिडिक्ट करते थे, लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे, ये सब क्या थे, पहले के टूल्स थे। बट आजकल क्या हो गया, नोवेल्स टूल्स आ गए, एआई आ गया, डेटा बढ़ गए, पेशेंट प्रॉपरली समझने लगे, डिजीज बता रहा हूँ ना आपको मैं कि एंटीबायोटिक पहले बनाई थी, अभी बैक्टीरिया ही साले उसके ऊपर रेजिस्ट हो गए। तो वो यहाँ से मतलब समझो बायोमेडिकल रिसर्च से यहाँ तक पहुंचे, तो बैक्टीरिया ने अपना मूड बदल दिया हमारी दवा के ऊपर, तो हमारा रिसर्च फेल होता जा रहा था। अभी एंटीबायोटिक क्या होती जा रही है, पेशेंट के ऊपर रेजिस्ट होती जा रही है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो रिसर्च हमें आगे जाके वैली ऑफ डेथ में कन्वर्ट ना हो जाए, इससे क्या करना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। इट मीन्स द गैप बिटवीन डिस्कवरी एंड एक्चुअल क्लिनिकल यूज। डिस्कवरी तो करना आसान है, बट उसको प्रूव करना, इतने लेवल तक ले जाना बहुत मुश्किल है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक दवा होती है ना, उसको बैक्टीरिया जैसे चेंज होता है उसके ऊपर हमें नई नई मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है, नई नई मेडिसिन मार्केट में लानी पड़ती है, ताकि क्या हो सके, हमारी जो रिसर्च है वो कंटिन्यू फेल ना हो जाए, और एफडीए उसके ऊपर कोई ऐसा ना बोले कि तुम्हारी मेडिसिन बेकार निकली। तो बोला 0, ये फोटो दिखा देता हूँ आपको। तो पहले के जो 0 फेज था वो क्या था, एनिमल स्टडीज के ऊपर था, अभी बेसिक साइंस के ऊपर स्टडी कर रहा हूं मैं। दूसरे तक पहुंचते, तो दूसरे में क्या करता थे हम कि ह्यूमन के पेशेंट के ऊपर देखते थे। तो यहाँ पे देखो पेशेंट लिखा है, 1 में लिखा है ह्यूमन के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, दूसरे में पेशेंट के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, तीसरे में क्या कर रहे हैं, पेशेंट के ऊपर ही ट्राई कर रहे हैं, बट पेशेंट की साइज मतलब बढ़ गई है ओवरऑल स्टडी एफडीए ने। तो जो तीसरा और चौथा होता है वो नया डेटा देता है ग्लोबल को, ट्रू बेनिफिट देता है सोसाइटी को, और इन सब बीच के ऊपर क्या आता है, वैल्यू ऑफ डेथ आता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेथ भी आज मैंने आपको समझा दिया। तो यहां तक था हमारा आज का टॉपिक, प्योर रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च और ट्रांसलेशन रिसर्च। आज बहुत बड़ा वीडियो बना, क्योंकि ट्रांसलेशन रिसर्च बहुत बड़ा चीज था और बहुत आईएमपी चीज है ट्रांसलेशन रिसर्च। ट्रांसलेशन रिसर्च की डेफिनेशन प्रॉपरली समझ लेना, एग्जाम में ये लोग पूछते हैं ट्रांसलेशन रिसर्च की डेफिनेशन, उसके कौन से फेज होते हैं और कौन से फेज में कितने पेशेंट होते हैं, क्या एफडीए कौन से फेज में अप्रूव करता है, तीसरे फेज में अप्रूव करता है, वैसे एमसीक्यू बनते हैं। तो रिवीजन आएगा आगे के वीडियो में, तो अब मैं आपको इसका रिवीजन भी करवा दूंगा, बट आज आप प्रॉपरली समझ लो बेसिक अप्लाइड एंड ट्रांसलेशन रिसर्च पूरे वीडियो में, ठीक है। देखते रहिए हमारा वीडियो। और हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स है वो मैंने खुद बनाए हैं, तो इसका जो नोट्स का जो आपको चाहिए तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जाइए और वहां से वो ले लीजिए नोट्स। नोट्स कोई नहीं है, बट नोट्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना डेटा है, ये मैंने आपको एनसीएसएम में आपको एग्जाम में हेल्प हो इतना ही मैंने बनाया है, ठीक है, जितना लिखना चाहिए। इससे ज्यादा भी बहुत ज्यादा मिलता है, बट अभी इतना जरूरी नहीं मैंने समझा, इसलिए मैंने बस इतना ही लिखा है। आगे जाके हम अगर मुझे कुछ मिलता है इसके ऊपर तो मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।